नमस्कार दोस्तों। उदारवादियों के योगदान की हमने चर्चा की। हम देखेंगे उस अधिनियम को जिसे एक सफलता के रूप में देखा गया कि जो उदारवादी नेता जो अपना संवैधानिक सुधार का जो रास्ता अपनाए हुए थे, उसकी जो उनको पहली सफलता जो मिली वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के रूप में मिली। लॉर्ड डफरिन के काल में कांग्रेस की दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता के कारण विवश होकर ब्रिटिश सरकार को 1892 में एक अन्य अधिनियम पारित करना पड़ा, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख प्रावधान जो है इस प्रकार है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों में 4 सदस्यों की वृद्धि की गई। नई व्यवस्था के अनुसार कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते थे। इसकी संख्या एक्चुअली में पहले 6 से 10 के बीच में थी, जो अब 10 से 16 के बीच में हो गई थी, जिसमें 4 सदस्यों की जो वृद्धि की गई थी, इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाना था। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भारत में स्वीकार किया। भारतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा किया जाता था। सदस्यों की अनुशंसा विश्वविद्यालयों, नगरपालिकाओं, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा की गई। इस अधिनियम द्वारा विधान मंडलों के सदस्यों को निर्धारित नियमों के तहत बजट एवं वित्तीय मामलों पर बहस करने का सीमित अधिकार प्राप्त हो गया। विधान मंडलों के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मसलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, पर इसकी कुछ सीमाएं भी थीं। भारत की विशाल जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय विधान परिषद में केवल 4 सदस्यों की वृद्धि करना उपहासजनक था। विधान परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। निर्वाचन की व्यवस्था नाम मात्र की थी। पुनर्गठित केंद्रीय विधान परिषद की बैठक अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ 13 दिन प्रति वर्ष की वार्षिक औसत से आयोजित हुई तथा इसके कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या केवल 5 थी। गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन का प्रस्ताव रखने एवं मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं था। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था और ना ही वो विमर्शित प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। दोस्तों, हमने जाना कि उदारवादियों का क्या योगदान रहा। कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे उनका हमने योगदान देखा। अब हम कुछ प्रमुख विचार और ब्रिटिश सरकार के रुख को देखेंगे कि शुरुआती जो कांग्रेस की जो संरचना थी उसके प्रति ब्रिटिश सरकार का क्या रुख था। तो पहले हम यही देख लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार का क्या रुख था। कांग्रेस के जन्म के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ समय के लिए सहयोगात्मक रुख बना रहा। उदारवादियों का विश्वास था कि भारत की स्थिति को ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही सुधारा जा सकता है, किंतु 1887 के पश्चात कांग्रेस और सरकार के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। नरमपंथियों का भ्रम शीघ्र ही टूट गया, क्योंकि शासन का वास्तविक स्वरूप उनके सामने आ गया। इस काल में कांग्रेस ने सरकार की आलोचना और तीव्र कर दी। फलतः दोनों के आपसी संबंध और खराब हो गए। इसके पश्चात सरकार ने कांग्रेस विरोधी रुख अख्तियार कर लिया और वह राष्ट्रवादियों को राजद्रोही, ब्राह्मण एवं देशद्रोही, विप्लवकारी जैसी उपमाएं देने लगी। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। कालांतर में सरकार ने कांग्रेस के प्रति फूट डालो एवं राज करो की नीति अपना ली। सरकार ने विभिन्न कांग्रेस विरोधी तत्वों जैसे कि सर सैयद अहमद खान, बनारस नरेश, राजा शिव प्रसाद सिंह इत्यादि को कांग्रेस के कार्यक्रमों की आलोचना करने हेतु उकसाया और कांग्रेस के विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना में मदद की।
सरकार ने संप्रदाय एवं विचारों के आधार पर राष्ट्रवादियों में फूट डालने का प्रयास किया और उग्रवादियों को उदारवादियों के विरुद्ध भड़काया, किंतु अपने इन प्रयासों के पश्चात भी ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवाद के उफान को रोकने में सफल नहीं हो सकी।